हेलो बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको फ़िज़िक्स के बारे में बताया था, लाइट चैप्टर पढ़ाया था। आज मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एसिड तथा बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका मतलब है अम्ल तथा क्षारक। तो अम्ल तथा क्षारक होता क्या है, इसके लिए हमने आपको 9th क्लास में प्रैक्टिकल भी कराया था और लिटमस पेपर दिया था। लिटमस पेपर की हेल्प से हमने बहुत सारे नमूनों की पहचान करने के लिए आपसे कहा था। उसमें आपको पता करना था कि कौन से अम्ल हैं, कौन से क्षारक हैं। अब वो आप लोगों ने पता भी किया था। तो अम्ल और क्षारक को हम लोग पहले जो है प्रारंभिक अवधारणा उसकी क्या है, कैसे हम पता करते थे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। उसके लिए पहले हम लोग उसको स्वाद के आधार पर या लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर हम लोग कैटेगराइज करते थे, छांटते थे, अलग करते थे। स्वाद के आधार पर अगर कोई पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। और अगर कड़वा या कसैला होता है वो क्या होता है, क्षारक होता है। यानी सभी खट्टी चीज़ें क्या हो गई, अम्लीय हो गई, और जो कसैली और कड़वी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, क्षारक होती हैं। दूसरा होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिटमस पेपर के प्रभाव से। लिटमस पेपर आप जानते हैं 2 रंग का होता है, एक नीला होता है और एक लाल होता है। तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अम्ल के पास अगर लाल लिटमस लाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर नीला लिटमस आप लेके आओगे तो वो क्या कर देगा, उसको लाल रंग में बदल देगा। और क्षारक जो क्या करता है, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी वो नीले लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं करेगा, बट लाल लिटमस को क्या कर देगा, वो नीला कर देगा। ये आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो अम्ल की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो क्या होंगे, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और स्वाद में कुछ खट्टे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। एक्चुअल में अम्ल की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। तो इस वजह से क्या होता है, जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें जो खट्टापन होता है वो सब किसके कारण होता है, उसके अम्ल के कारण होता है। जैसे सिरका आप जानते हो, सिरके में खट्टापन होता है वो भी अम्लीय है। नींबू में खट्टापन होता है वो भी अम्लीय है। संतरा आपका खट्टा होता है वो भी अम्लीय है। मौसमी खट्टी होती है वो भी अम्लीय है। इमली खट्टी होती है वो भी अम्लीय है। तो इसका मतलब इन सब में जो खट्टापन है वो किसके कारण है, अम्ल के कारण है। आपको अक्सर पेट में क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, वो क्या होता है, अम्ल के कारण होती है। अम्ल आपके एसिड पेट में ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, खट्टी डकारें आती है। उसके लिए आप लोग क्या करते हो, हम लोग इनो पी लेते हैं ना। इनो क्या होता है, क्षारी होता है। जब क्षार है पेट में जाता है, वो अम्ल के साथ संयोग करता है तो उसको उदासीन कर देता है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपको खट्टी डकारें आने भी बंद हो जाती हैं। तो सिरका जो होता है, आपने सिरका सुना है ना, विनेगर, जैसे जो चाउमीन में हम लोग डालते हैं, चारों में डालते हैं, तो वो सिरका जो है विनेगर है, उससे हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। यानी उसमें कौन सा अम्ल हुआ, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल हुआ। दूसरा नींबू, नींबू में जो होता है वो साइट्रिक अम्ल, नींबू संतरा जो होता है वो उसमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है आपका, इमली जो होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग अम्ल होते हैं, बट अम्लों की उपस्थिति के कारण ही इन सब चीज़ों का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटी जो है काट लेती है, चींटी है या लाल चींटी है या बरैया है, काटने से क्या होता है, आपको खुजली होती है, इचिंग होती है। तो वो उसमें भी क्या होता है, अम्ल होता है, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। जब वो फॉर्मिक अम्ल आपके शरीर में प्रवेश करता है, रक्त के साथ मिलता है, तो कुछ आपको इचिंग जैसी होती है, खुजली जैसी होती है और जलन भी होती है। तो वो क्या है, अम्ल ही होता है। अब आते हैं हम लोग क्षारक पर। तो क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला करते हैं, या स्वाद में कुछ कड़वे और कसैले होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल साबुन क्या हम ले सकते हैं, साबुन क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसी में एक पॉइंट होता है क्षार को, सभी क्षारक जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो हम लोग प्रयोगशाला में जो जनरल अम्ल और क्षार यूज़ करते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, हमने आपको 9th क्लास में ही बताया था, उनको याद करने को बोला था, ये मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे अम्लों की सूची है,
HCl क्या होता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है। CH3COH एसिटिक एसिड है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। HCOOH फॉर्मिक एसिड है, जो अभी हमने बताया लाल चीज़ों में होता है या बर्र में होता है। H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड है। इसी तरह क्षारक क्या होते हैं? जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, AlOH का होल ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो आपने कुछ एक ऐसी चीज़ें इसमें देखी जो सिमिलैरिटी है। जो अम्ल हैं उन सभी में क्या सिमिलैरिटी है? जितने भी अम्ल हैं देखिए उन सब में आपका H ज़रूर प्रेजेंट है। HCl में H प्रेजेंट है, H2SO4 में H प्रेजेंट है, HNO3 में H प्रेजेंट है, CH3COH में H प्रेजेंट है, H2CO3 में H प्रेजेंट है, HCOH में H प्रेजेंट है और H3PO4 में भी H प्रेजेंट है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में क्या होता है? हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होता है। अब क्षारकों में देखिए गया है NaOH, NH4OH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। तो ये सब में आप देखिए क्या है आपका? क्या प्रेजेंट है? सब में OH प्रेजेंट है, यानी जो क्षारक होते हैं उन सब में क्या होता है? OH प्रेजेंट होता है। और अम्ल जो होते हैं उनमें क्या होता है? H प्रेजेंट होता है। अब एक पॉइंट आता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम लोग बोलते हैं, कि वो पदार्थ, वो यौगिक जिनकी गलित अवस्था यानी पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में, यानी पानी में घोल दीजिए तो उसका जलीय विलयन बन जाए, तो जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य, यानी सुचालक हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो कोई भी अम्ल होगा या कोई भी क्षार होगा या कोई भी लवण होगा, उनके जो जलीय विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? वो विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। मतलब अगर उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो पूर्ण रूप से क्या होंगे? वो आयनित अवस्था में आ जाएंगे। तो वो क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। एग्जाम्पल आपका है NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्सेट्रा। दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। वो विद्युत अपघट्य जो जलीय अवस्था में, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल उसका जैसे CH3COH हो गया, एसिटिक एसिड है, NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, एक्सेट्रा आपके हो गए। अब आता है कि अभी हमने आपको बताया था कि जो भी एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन ज़रूर होता है और जो बेस होता है उसमें क्या होता है? OH ज़रूर होता है। तो वही है अम्ल और क्षारकों का आरेनियस सिद्धांत। तो आरेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो इसी आधार पर प्रस्तुत किया। तो उन्होंने क्या कहा कि अम्ल क्या होते हैं? वो पदार्थ जिनके मतलब उन्होंने जल में घोलने पर जो आयनित हो रहे हैं, तो आयनित होने के बाद अगर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब धनायन के रूप में अगर केवल हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, उसके अलावा उसमें कुछ और उपस्थित नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, जब उसको आयनित हो रहे हैं तो देखिए डबल एरो हमने लगाया है, यानी जल आयनित है, तो ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है। H2SO4 है, हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन है। HNO3 है, हाइड्रोजन आयन नाइट्रेट आयन है। CH3COH है, CH3CO प्लस हाइड्रोजन आयन है। H2CO3 है, 2H प्लस CO3 डबल माइनस। तो इस तरह से देखिए सब में क्या है? आपका हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। आयनों के ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं वो उसकी वैलेंसीज हैं, संयोजकता है। ये हमने आपको 9th क्लास में ऑलरेडी बताया है। तो आप इसमें देख सकते हो हाइड्रोजन की संयोजकता सब जगह 1 होती है, क्लोराइड की संयोजकता -1, सल्फेट की -2, नाइट्रेट की -1, एसीटेट की -1, CO3 कार्बोनेट की -2 और ये आपका फॉस्फेट की -3, HCO की भी -1। तो
अम्ल भी दो तरह के होंगे, क्योंकि विद्युत अपघट्य दो प्रकार के थे, तो अम्ल दो प्रकार के हुए, प्रबल अम्ल हुआ और दुर्बल अम्ल। तो इसमें से जो हमने ऊपर लिखे हैं उसमें से HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा जो होते हैं वो हमारे प्रबल अम्लों में आते हैं। यानी इनका ज़्यादातर भाग जो है वो आयनित हो जाता है। और जबकि दुर्बल अम्ल क्या है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, SCOH, फॉर्मिक एसिड है, ये सब आपके दुर्बल अम्लों में आते हैं। यानी इनको अगर हम जल में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनित ना होकर के केवल आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। अब इसी आधार पर क्षारक क्या होते हैं? वो पदार्थ जो जल में आयनित होकर ऋणायन के रूप में केवल और केवल हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन, इसे हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, तो केवल हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एल्कलीज या क्षार कहते हैं। तो जितने भी क्षार होंगे वो तो क्षारक होंगे, परंतु सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जो हैं जल में घुलनशील नहीं हैं। तो जो जल में घुलनशील नहीं होंगे वो क्षार नहीं कहलाएंगे। अब है जैसे NaOH है, ब्रेक करते हैं तो वो क्या होता है? Na+OH माइनस। KOH है, K+OH माइनस। CaOH का होल ट्वाइस है Ca+2+2OH माइनस। AlOH का होल थ्राइस है Al+3 3OH माइनस। NH4OH है तो NH4+OH माइनस। तो इसमें भी आप देखिए इन पे जो संयोजकताएँ लगी हुई हैं, सोडियम की +1 हो गई, पोटेशियम की +1 हो गई, कैल्शियम की +2 हो गई, एल्यूमिनियम की +3 हो गई और अमोनियम की +1 हो गई। हाइड्रोक्सिल की -1 होती है। जैसे अम्ल दो तरह के थे वैसे ही क्षारक भी दो प्रकार के होंगे, एक प्रबल क्षारक होगा और एक दुर्बल क्षारक होगा। तो प्रबल क्षारक में जैसे NaOH और KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और दुर्बल क्षारक में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके दुर्बल क्षारक में आते हैं। तो प्रबल क्षारक का मतलब ये जल में डिज़ोल्व करने पर मोस्टली पार्ट जो होता है वो आपका डिसोशिएट हो जाता है, यानी वियोजित हो जाता है, जबकि दुर्बल क्षारक जो होते हैं उनका पूरा का पूरा भाग जो है वो डिसोशिएट नहीं होता, केवल आंशिक भाग ही डिसोशिएट होता है, आयनित होता है। इसके बाद बेटा बच्चों अब आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तो आप लोग इतनी चीज़ें अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इनको ये एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से उसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।